ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम आपका स्वागत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। एवरी ईयर अगर हमारी किस्मत अच्छी है सो 2 से 3 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ हम एक अलग दुनिया में घुस जाएंगे। अभी तक हमने जो भी फिजिक्स पढ़ा था उसमें आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, आप उस पर फोर्स लगा रहे थे, वो मूव हो रहा था। लेकिन अब हम ऐसी चीज़ों से डील करेंगे जिसे हम देख नहीं सकते। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और चार्जेस के ऊपर उनके इंटरेक्शन से क्या फोर्सेस लगती हैं, वो कैसे मूव करते हैं, उन सभी चीज़ों की स्टडीज़ करेंगे यहाँ पर। और वही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा सबसे बड़ा बेस है, जहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है, वो है हमारा कूलम्स लॉ। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका शुरू कैसे होता है। तो यहाँ हम मैक्सिमम टाइम्स खाली चार्जेस के बारे में बातें करते हैं। चार्जेस में आपका क्या क्या आ जाएगा, या तो कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या तो कोई नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इन चार्जेस के पास अपना खुद का मास भी होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है। पॉजिटिव में अगर हम लेके चले तो लेट्स से हमारा मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, पूरी बुक भर हम हमेशा क्यू सिंबल यूज़ करेंगे किसी चीज़ के ऊपर कितना चार्ज है उसके लिए। तो प्रोटॉन है तो पी लिख देते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
होता है आपका कूलम। सिमिलरली प्रोटॉन का जो मास होता है आपका वो होता है 1.67 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। इतना छोटा, इतना कम उसका मास होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इतना छोटा मास वाला चीज़ भी बहुत ज़्यादा हड़कंप मचाने वाला है। अब ये एक तो ये हो गया प्रोटॉन के बारे में। सिमिलरली हमारा जो सेकेंड इस चैप्टर का हीरो होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन। सो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो चार्ज होगा, चार्ज ऑफ ई विच इज़ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ अगेन मैग्नीट्यूड वाइज इट इज़ सेम 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, आपका एक नेगेटिव साइन होगा। सिमिलरली अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने जाएंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 9.1 10 टू द पावर ऑफ, अब इसका वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत कम होता है, 10,000 टाइम्स कम होता है। 10 टू द पावर ऑफ 4 का फैक्टर का फ़र्क है। इट इज़ 10 टू द पावर ऑफ -31 kg। इसीलिए कभी भी आप देखिएगा कि अगर हम किसी एटम के बारे में बात करते हैं जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, तो एटम का जो मास होता है उसके मास के लिए हम खाली और खाली प्रोटॉन का मास कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास है वो 10 टू द पावर ऑफ -4 टाइम्स छोटा है। फाइन। सो दिस वाज वन स्टफ जो आपको ध्यान रखना है, इस डेटा को आपको लिख लेना है, क्योंकि थ्रू आउट चैप्टर आपको काम आने वाला है। सो अब कई बार क्वेश्चन ये भी कहेगा आपको कि आपके पास ग्रुप ऑफ चार्ज है, तो ये तो एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया या फिर ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, बट लेकिन हो सकता है कई बार आपके पास एक ग्रुप ऑफ चार्ज मौजूद हो और जिसका चार्ज इस वैल्यू से ज़्यादा बड़ा होगा। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे जाकर। अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक्स कूलम्स लॉ पे। तो कूलम्स लॉ कहता क्या है? कूलम्स लॉ आपसे ये कहता है कि लेट से आपके पास दो चार्जेस है, फिलहाल हम पॉजिटिव चार्जेस से डील करते हैं। लेट से हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज की वैल्यू है Q1, स्मॉल q1 बोलता हूँ, और दूसरा चार्ज है लेट से हमारे पास Q2। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो अब सवाल है कि ये दोनों फोर्स कितना लगाएंगे? तो जो फोर्स लगाने वाले हैं वो जो फोर्स होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। सो आई कैन से Q1 टाइम्स ऑफ Q2। सिमिलरली वो जो फोर्स होगी वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब कि इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा ना, अब आप में से बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि इसमें से तो हमें ग्रेविटेशन चैप्टर की खुशबू आ रही है, एंड विच इज़ ट्रू। सो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का, आई मीन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को जब मिला देंगे तो आपके फोर्स कितनी मिलेगी? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और जैसे आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को निकालेंगे इट विल बी फोर्स इज इक्वल टू, हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। सो ये दोनों फोर्सेस, ये जो फोर्स है, ये जो आपका फर्स्ट चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे लगाएगा और दूसरा चार्ज भी फर्स्ट चार्ज पे लगाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय डैट? तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि हमारे पास ये जो हमारा फर्स्ट चार्ज है ना, ये इस चार्ज के ऊपर यही फोर्स लगाएगा। इट्स अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स मतलब क्या? अब ये जो सेकंड चार्ज है वो भी इसके ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा विच इज़ दिस। सो एक तो ये चीज़ हो गई। अब अगर थोड़ा सा फॉर्मूले को अच्छे समझेंगे, सो जितने बड़े इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड होगी उतनी बड़ी आपकी फोर्स होगी।
एंड जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना इस फोर्स की वैल्यू आपकी कम होते जाएगी, बिकॉज वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस जितना करीब आएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, इन दोनों पे फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा एक दूसरे की वजह से, और डिस्टेंस जितना दूर होते जाएगा वो फोर्स का एक्सटेंड कम होते जाएगा, है ना। आई होप ये वाली चीज़ आप समझे हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे जाके आपका ये जो k है ये कांस्टेंट है आपका, इस k की एक वैल्यू होती है, इट इज़ 9 10 टू द पावर ऑफ 9, 9 10 टू द पावर ऑफ 9, बहुत ही अच्छी वैल्यू है, सिंपल सी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। आई होप यहाँ तक आप समझे। सो दिस वॉज वन स्टेप। अब जो आपका k है ना, k के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हमारा जो k है इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बस आप फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा। तो कई बार आपका जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। सो दिस वाज वन स्टफ। अब यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं कि अच्छा, यही जो आपका फॉर्मूला था ना, दिस फॉर्मूला इज़ योर कूलम्स लॉ। कोई आपसे पूछेगा कूलम्स लॉ क्या है, तो यही है। तो कूलम्स लॉ आपको हेल्प करता है कि दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि लेट्स से इन फोर्सेस का नेचर क्या होगा। सो फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अगर लेट्स से हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं उनका नेचर रिपेल करने को होता है। मतलब क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अपने से दूर फेंकेगा, एंड आप इन दोनों के बीच में एक डॉटेड इमेजिनरी लाइन बना सकते हैं, उसी लाइन के अलॉन्ग दूर फेंकेगा। सिमिलरली जो ये वाला जो फोर्स हो चार्ज होगा वो इसको अपने से दूर फेंकेगा। अब सवाल है कि वैल्यू क्या होगी फोर्स की। अगेन फोर्स की वैल्यू इट विल बी k Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी फोर्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। तो डोंट थिंक कि सर ये फोर्स कुछ अलग होगी क्या, नहीं, बोथ विल बी अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, द सेम कॉन्सेप्ट जो आपको ग्रेविटेशन पर है। सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए। सिमिलरली लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस है, सो इन दोनों नेगेटिव चार्जेस का नेचर भी रिपेल करना होगा। तो पहला नेगेटिव चार्ज इसको अपने से दूर फेंकेगा एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज इसको अपने से दूर फेंकेगा। सो ये वाला चार्ज इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाएगा। अगेन फोर्स की वैल्यू आप कैसे देंगे, इट विल बी k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एंड सेम यहाँ पर भी इट विल बी k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप फंडा समझ गए। अब लेकिन अब क्या होगा, लेट्स से हमारे पास अनलाइक चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस है। एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है एंड दूसरा नेगेटिव है। तो इसको आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपका अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्सेस आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, दीज फोर्सेस विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, दीज चार्जेस विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट वाला जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज इसको अपने पास खींचेगा, एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव वाले को अपने पास खींचेगा। नौ सवाल है क्या वैल्यू होगी। अगेन इट विल बी F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। सो दिस वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स। नाउ जब आप फोर्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो ध्यान रखिएगा आपको फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में आएगी, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साइन को आपको इग्नोर करना है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बस आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। मतलब क्या, जब दोनों फोर्सेस आपके पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पर जब आप Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आपका फोर्स का पॉजिटिव में आएगा, है ना। सिमिलरली जब दोनों आपके फोर्सेस नेगेटिव भी होंगे एंड जब यहाँ पर आप Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस आपका आंसर दोबारा से पॉजिटिव में आएगा। सो पॉजिटिव आंसर इज टेलिंग यू दैट द नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। सिमिलरली जब आप इस केस में जब आप आंसर निकालेंगे तो एक चार्ज आपका पॉजिटिव होगा Q1 और दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव होगा। नाउ दिस विल मेक आंसर टू बी नेगेटिव। तो नेगेटिव डज नॉट मीन कि आपकी फोर्स नेगेटिव है, इट सिंपली मीन्स द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। आई होप ये वाला पार्ट आप समझ गए। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोट्स में लिख सकते हैं। सो दिस वॉज वन स्टफ जो हमें देखना था। अब आगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको देखनी है, लेट्स से आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है एंड दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगेन फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड ये वाला जो नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज है वो इसको उसी लाइन में एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड जो ये वाला है इसको भी उसी लाइन पे एग्जैक्टली नीचे के डायरेक्शन में। सो दिस इज़ अ वे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
सो आई होप ये वाली चीज़ आप समझे हो। दिस वॉज आवर एंटायर कूलम्स लॉ, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं जहाँ पर आपकी वेक्टर की नॉलेज अच्छे से काम आएगी। सो आपके जो वेक्टर्स के बेसिक्स है वो सब के सब आपको यहाँ पर काम आने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ और पढ़ाता हूँ साथ में, कि कई बार आपको चार्ज देखने मिलेगा कि चार्ज आपके पास 1 कूलम या 2 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, आई होप आप लिख रहे हैं इसको। सो लेट्स से आपको क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका टोटल चार्ज है 2 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन इसी तरीके से लिखेगा, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है एच की तरह जो मैंने बनाया है, इसको माइक्रो कहते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 10 टू द पावर ऑफ माइक्रो मीन्स -6 कूलम। तो इतना चार्ज इसके ऊपर है। सो व्हाट डज दिस मीन्स, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बना कैसे, इट हैज़ मैनी पॉजिटिव प्रोटॉन्स, यू कैन थिंक इन दैट टर्म्स। वो बहुत सारे पॉजिटिव प्रोटॉन साथ में आके उन्होंने इतना सारा चार्ज बनाया हुआ है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या बोलते हैं, हमारा जो भी मास होता है ना, वो हमारे क्या कहते हैं कि जो हमारी हड्डियाँ होती है, हमारा फैट होता है, उन सब का टोटल इंक्लूडेड मास होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर अगर आप चल जाए, सबसे छोटा यूनिट जो आपका सेल है, उन सभी सेल्स का अगर आप मास करेंगे तो डेट विल मेक द एंटायर मास। तो सिमिलरली इन दिस फैशन आपको कभी ऐसा चार्ज दिखे तो इट मीन्स वी हैव अ ग्रुप ऑफ चार्ज विच इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। अब बोलोगे सर अगर कोई पूछ दिया किसी दिन कि भाई कितने चार्जेस है तो कैसे निकालेंगे, तो बस बहुत सिंपल सा है। सो लेट से आप मार्केट से 5 रुपये का एक पेन लेके आए है ना। अगर आप एक पेन लेके आए हैं 5 रुपीज़ का, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप 20 पेन कितने के लेके आएंगे। बस यही वाला बचपन वाला फंड आपको लगाना है यहाँ पर भी। सो अगर आप सॉल्व कैसे करेंगे, 5 × 20 डिवाइड बाय 1। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास एक लेट से पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए मैं एक प्रोटॉन का हिसाब से लेता हूँ। लेट से वी हैव 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के पास हमारा चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर ऑफ -16 है ना, सॉरी -19 कूलम, इतना हमारे पास चार्ज होता है। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर इतना 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम मतलब कितना, 2 10 टू द पावर ऑफ -6, तो इसमें हमारे पास कितने प्रोटॉन होंगे, तो x टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो बस वही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो x भी आपका कितना हो जाएगा, 1 × 2 × 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइड बाय 1.6 × 10 टू द पावर ऑफ -19। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 1.6 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ, अगर आप करेंगे तो आई थिंक 13 हो जाएगा। तो 1.6 इज़ क्लोज टू 1.5 एंड 1.5 से अगर आप डिवाइड कर देंगे दिस विल बी 4 डिवाइड बाय 3 विच इज़ 4 डिवाइड बाय 3, हाँ ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस मैनी चार्जेस विल बी देयर। आई होप यहाँ तक आप समझे हो कि कितना होगा, फिर आप डिवीजन करके निकाल सकते हो। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स विच विल बी प्रेजेंट इन 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। सो एक ये फंडा था, क्योंकि ये बार बार आपको देखने मिलेगा। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें ग्रुप ऑफ चार्जेस एक साथ आ जाएंगे एंड वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो कितना फोर्स लगाएंगे वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन है हमने एस सी वर्मा सर की बुक से निकाले हैं ताकि आपको एक थरो अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए। तो ये हमारा एक सॉल्व एग्जाम्पल है जिसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि वी हैव 3 इक्वल चार्जेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ओके, 10 टू द पावर ऑफ -6 है। बार बार बुक 10 टू द पावर ऑफ -6 नहीं लिखेगी, वो क्या कहते हैं कि 2 माइक्रोकूलम भी यूज़ करेगी, लेकिन लकीली यहाँ पर बिगनर हो इसके लिए ऐसा लिखा हुआ है। सो 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आप नीचे देख सकते हो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके ऊपर इसके जो साइड्स है 3 4 एंड 5 है। इसके यहाँ पर वर्टाइसेस पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इन हर चार्ज का यूनिट सेम है, हर चार्ज के पास 2 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम का चार्ज है। सो फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट राइट एंगल कॉर्नर। ये जो ए पॉइंट दिख रहा है ना, ए पॉइंट पे जो कितना फोर्स लगेगी टोटल। अब यहाँ पर आपकी वेक्टर की नॉलेज काम आएगी, लेकिन सबसे पहले फोर्स हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स सी ए निकालेंगे। फोर्स सी ए मतलब क्या हो जाएगा कि ये सी वाला चार्ज इस ए वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। फिर आगे जाके हम फोर्स ए बी निकालेंगे कि ये क्या कहते हैं कि आपका ये जो बी वाला चार्ज है ये ए पे कितना फोर्स लगाएगा। सो फोर्स सी आप कैसे लगाएंगे, एक साथ अगेन फॉर्मूला हमारा है K Q1 Q2 बाय R²। तो K की वैल्यू 9 10 टू द पावर ऑफ 9 हम पुट कर देंगे।
एंड फिर आगे जाकर आपका जो Q1 है, Q1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब देखो C और A दोनों सेम चार्ज है, अगर मैं अलग से ड्रॉ कर दूँ दोनों की वैल्यू सेम है। दिस इज़ अवर C चार्ज, दिस इज़ अवर A चार्ज। तो C जो चार्ज है वो A के ऊपर इसी लाइन में नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसने लिखा हुआ है F2 यहाँ पर। एंड तो ये जो आपको जो फोर्स लग रही है ना बेटा, ये आपकी FCA हो जाएगी। अब सिमिलरली ए वाला चार्ज भी सी के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन वो हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है। सो फिलहाल हमको बस ये फोर्स बतानी जो ए पे लग रही है, तो इट विल बी के Q1 आप Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है ना, सी पे जो चार्ज है और ए पे जो चार्ज दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लिख देंगे 2 10 टू द पावर ऑफ -6। यहाँ पर भी लिख देंगे 2 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना है 3 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 3 10 टू द पावर ऑफ -2। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक आंसर अच्छा खासा आ जाएगा। सिमिलरली जब आपका जो सेकंड पार्ट है, जो बी वाला चार्ज है, यहाँ पर जो बी वाला चार्ज है वो ए पर कितनी फोर्स लगाएगा, अगेन दोनों का नेचर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बी वाला चार्ज भी ए के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव मतलब अपने से दूर फेंकेगा, है ना। सो डेट इज़ द केस ऑफ, सो दूर फेंकने का मतलब यहाँ पर फेंक दिया उसने उसको। सो FBA निकाल लेंगे हम, FBA फिर FAB लिखेंगे, दोनों चलेगा। इट विल बी अगेन के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी अगर आप देखेंगे, क्योंकि ऑल हैड द सेम चार्ज। 2 10 टू द पावर ऑफ -6, 2 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइड बाय, अब बस देखना है कि 4 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से मैं जानबूझ के स्क्वायर की जगह पर 2 बार लिखता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। जब आप इन दोनों की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको आंसर, एक आंसर ये आएगा 22.5 और एक आंसर आएगा 40 न्यूटन। ओके, सो अब आप खुद गैस करके बताइए कि यहाँ पर 40 कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो FCA है ये वाला, इसका आंसर आपका हो जाएगा 40 न्यूटन क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है। सो दिस विल बी 40 न्यूटन एंड इसका जब आप आंसर निकालेंगे इट विल बी 22.5 न्यूटन। अब यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लेकिन आगे जो कॉन्सेप्ट हमारा सॉल्व होगा वो प्योरली एंड प्योरली हमारा क्या कहते हैं कि वेक्टर के नॉलेज से सॉल्व होगा। अब आप सोचिए कि आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट ए है ना, और पॉइंट ए पे 2 फोर्स लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एक फोर्स आपकी लेफ्ट साइड पे लग रही है। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, तो यही क्वेश्चन ने पूछा था, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट राइट एंगल कॉर्नर। तो यहाँ पर वेक्टर का क्या हो जाएगा, आपके पास 2 वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो हमारा दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा जब पे हम 90 लिख देंगे, कॉस 90 आपका 0 होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसको, कभी भी 90 डिग्री एंगल होगा तो बुक आपकी डायरेक्ट ये लिखेगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया और ये पूरा फॉर्मूला कहाँ गया। सो डायरेक्ट फार्मूला बिकम्स √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे F1 और F2 स्क्वायर की, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 45.9 न्यूटन का। आई होप ये वाली बात आप समझे। सो दिस वॉज वन स्टफ जिसका आपको ध्यान रखना था। अगर आप चाहो तो मैं इसको लिख के दिखा सकता हूँ, कई बच्चों को शायद प्रॉब्लम होती है। आई होप आप इसका नोट्स बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। सो दिस विल बी आवर ओवरऑल फाइनल आंसर। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन बेटा, दिस इज़ हाउ वी एग्जैक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन का पर्पज़ था कि आप इसके पूरे बेसिक्स को अच्छे से समझे। आप बोलोगे सर मेरे को इतना रूट लेना नहीं आता। सो दिस इज़ वेयर क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम जो आपको नंबर्स देगा वो बहुत सिंपल नंबर देगा, जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर था। अब हम इसी के बेसिस पे एक दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि चार्जेस ऑफ 5 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम, ये रहा, -2.5। अब हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, -2.5 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम, 1 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम आर हेल्ड फिक्स एट कॉर्नर ABC ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। मतलब ये ABC ट्रायंगल है और इसके 5 सेंटीमीटर साइड है, और आप देख सकते हैं उसने ABC का है तो जो नाम उसने पहले लिया है चार्ज का वो A का, B का और C का अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो A के पास आपका है 5 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम,
यहाँ पर आपके बी के पास एक नेगेटिव चार्ज है -2.5 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम, एंड सी के पास आपका पॉजिटिव चार्ज है तो 1 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम। सो अब यही देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज सी ड्यू टू रेस्ट ऑफ 2। तो सी के ऊपर ए और बी की वजह से टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो आपको बताना है। सो सिंपली आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो ए वाला आपका चार्ज है ये सी के ऊपर क्या कहते हैं कि रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, वो अपने से दूर फेंकेगा। तो अगर आप इसी लाइन पे जाएंगे तो ये जो आप ऊपर वाला एरो देख रहे हैं, दिस इज़ डेट फोर्स जो ए सी के ऊपर लगा रहा है। सिमिलरली जो बी वाला चार्ज है वो सी के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, और सॉरी सी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसका ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, है ना। तो हमको बस इन दोनों की वैल्यू निकाल देनी है, और इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद सेम रिजल्टेंट उसका निकालना है। सवाल है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या लेंगे आप। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, सारे 60 हो जाएंगे। अब ये ऊपर वाला भी 60 हो जाएगा, एंड लीनियर पैर एंगल से आपका ये 120 डिग्री हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे बेटा। सो बस हो गया हमारा काम। तो आप पहले F1 फोर्स निकाल सकते हो और फिर FAC फोर्स निकाल सकते हैं। इट विल बी KQ1 Q2 बाय R²। जस्ट अ सेकेंड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 10 टू द पावर ऑफ 9। Q1 की वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, 5 10 टू द पावर ऑफ -7, एंड ये होगा 1 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइड बाय R²। अब उसने कहा था कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 5 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 5 10 टू द पावर ऑफ -2। सो हमारी ओवरऑल जब आप फाइनल आंसर निकालेंगे AC का तो आपको ये आ जाएगा। AC और CA मतलब सेम है, विच इज़ 0.18 न्यूटन। सिमिलरली जब आप आगे निकालेंगे फोर्स ऑन BC, force on C because of B or force on B because of C, so it will be KQ1 Q2 upon R²। so this will be how much, 9 10 to the power of 9, और Q1 जो आपका था वो आपका था। अब यहाँ पर आप Q1 किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, मैं नीचे वाले को चूज़ कर लेता हूँ। हम साइन नहीं डालेंगे, ध्यान रखना, हम नेगेटिव साइन नहीं डालेंगे, हम उसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन आपको बिल्कुल साइन नहीं डालना है, आपको बस डायग्राम में वेक्टर्स शो कर देने कि वेक्टर्स किस तरीके से जाएंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनटू 1 10 टू द पावर ऑफ -7। एग्जामिनर आपको फाइनल आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव में एक्सपेक्ट नहीं करता आंसर। डिवाइड बाय 5 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 5 10 टू द पावर ऑफ -2। सो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.09, है ना। 0. आप कोई बता सकता है कि आंसर कम क्यों आया लास्ट केस के कंपैरिजन में। तो हमारा R तो सेम था, हमारा K भी सेम था, हमारा आंसर कम आया है बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, है ना, जो हमारा 2.5 था। अब थोड़ा स्मार्ट बच्चा रहेगा, वो क्या करेगा देखना, वो देखेगा कि सर मेरा इसका आंसर आया 0.18, है ना। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरा ओवरऑल जो नीचे वाला जो भी टर्म्स है उसमें खाली एक टर्म का फ़र्क है, वो है 2.5 का, और 2.55 का हाफ है। तो खाली यही एक टर्म है जो चेंज हुआ है, बाकी सारे टर्म्स मेरे सेम है। तो समझ जाएगा कि हमारा जो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो प्रीवियस आंसर से हाफ आएगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जो आपको प्रिपरेशन वाले बच्चों को थोड़ी डेवलप करनी चाहिए। सो दिस वाज वन स्टफ। अब बस आगे आप निकाल सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, वही वाला हमारा √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा आपका 120 डिग्री हो जाएगा सिमिलर फैशन में। तो cos 120 की वैल्यू होती है sin 90 प्लस थीटा। अगर बच्चों ने नया नया मैथ्स सीखना स्टार्ट किया है, या फिर जो नीट वाले बच्चे हैं, आप ध्यान रख सकते हैं कि सॉरी, cos आपका 120 डिग्री का वैल्यू होता है -12। कहाँ से आता है, इट इज़ cos 90 प्लस थीटा, है ना, 90 प्लस 30। cos 90 प्लस थीटा इज़ माइनस sin थीटा। तो अगर नहीं भी पता है कि सर ये सब क्या बता रहे हो आप मैथ्स में आगे जाके सीखने वाले हो, तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा, डेट cos 120 इज़ -12। तो डायरेक्टली अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। सो या तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सो लेट्स से मैं CA फोर्स को F1 कह देता हूँ, तो जो F2 वाला फोर्स है वो F1 का हाफ है, तो डिवाइड बाय हाफ द होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 2 इंटू, फिर हम लास्ट में वैल्यू बस इसके सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो इट विल बी F1 इंटू, फिर अगेन ये F1 बाय 2 टाइम्स ऑफ
कॉस थीटा भी आपका बेटा -1/2 था। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो फाइनली आंसर बचेगा इट विल बी √f1² प्लस f1²/4 प्लस f1/2। आई होप ये वाली बात आप समझे। फिर आप जब इनको सॉल्व कर देंगे, अब यहाँ पर आप f1 की वैल्यू जो हमने 0.18 मान के चल रहे थे उसको रखी थी, अब जब इसको ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो आपकी फाइनल आंसर जो f की आ जाएगी इट विल बी 0.16 न्यूटन। यहाँ पर f1 की जगह पे हमने क्या कहते हैं कि 0.18 को माना था। आई होप ये वाली चीज़ आप समझे। तो व्हाट डज दिस मीन कि बिकॉज ऑफ ए एंड बी इस सी चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा 0.16 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन देखो कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। दिस इज़ द रोल ऑफ वेक्टर्स। दो अलग अलग फोर्सेस यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं। अगर वेक्टर्स के बेसिक्स वीक है तो मेरा वीडियो देख लेना एंड उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो आई होप ये क्वेश्चन आप समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एस सी वर्मा सर के बुक का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 था। सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूँ कि हम थोड़े से इजी क्वेश्चन देखें हमारे लिए। सो जस्ट अ सेकेंड, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, हाँ ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं। सो कैन यू लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा एस सी वर्मा सर की बुक से, आई थिंक इट्स अ सॉल्व एग्जाम्पल 2, या फिर हमने ये टेक्स्ट बुक के अंदर से लिया है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम। तो 2 पार्टिकल है, दोनों का मास 5 ग्राम है एंड दोनों का चार्ज भी सेम है, एंड चार्ज 1 × 10⁻⁷ कूलम स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। ओके, तो मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक 5 ग्राम का चार्ज यहाँ पर है एंड दूसरा आपका 5 ग्राम का चार्ज यहाँ पर है, एंड दोनों के ऊपर क्या बोलते हैं कि चार्ज भी सेम है। 10 टू द चार्ज कितना है, 10⁻⁻⁷, एंड इसका भी है 1 × 10⁻⁻7 कूलम। अब ये दोनों कह रहा है कि स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब कि ये दोनों फिलहाल मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इन दोनों को हमने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना। क्वेश्चन कहता है हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल पे रखा हुआ है, आप इमेजिन कर लीजिए एक बड़ा सा टेबल है, उसके ऊपर हमने इन दोनों चार्जेस को रखा है। तब हो क्या हो रहा होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लेफ्ट वाला चार्ज इसको राइट साइड में फेंकना चाह रहा होगा और राइट वाला चार्ज उसको लेफ्ट साइड में फेंकना चाह रहा होगा, लेकिन कोई भी चार्ज कहीं नहीं जा रहा है। द रीज़न वाई, बिकॉज आगे क्वेश्चन कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब यहाँ पर आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर रहा है। सिंस टेबल हैज़ फ्रिक्शन, दैट इज़ वाई क्या हो रहा होगा कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं इन पे वो फ्रिक्शन काउंटर बैलेंस कर दे रहा होगा। बस यही कॉमन सेंस आपको लगा देंगे। कहता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो बहुत आसान है। सो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेंगे कि ये जो फोर्स लग रही है, तो मैं किसी भी एक चार्ज को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम किसी भी एक चार्ज को समझे, लेट्स से राइट वाला चार्ज है हमारा, इसके ऊपर राइट साइड में फोर्स लग रही है। ये फोर्स आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जिसकी वैल्यू होगी K Q1 Q2/r²। और ये मूव इसलिए नहीं कर रहा है, ये वाला चार्ज हमारा इसलिए मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स इसको लेफ्ट साइड में होल्ड करके रख रहा होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, इट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। सो इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, सो इन दोनों की वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। सो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू K Q1 Q2/r²। सो म्यू इंटू नॉर्मल कितना होगा, mg के इक्वल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर। तो m आपका कितना हो जाएगा, m 5 ग्राम दिया था, 5 × 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू हम 10 लिख सकते हैं। डेट विल बी इक्वल टू आपका जो k है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 दोनों सेम है, 1 × 10⁻⁷ इंटू 1 × 10⁻⁷, 1 को नहीं लिख रहे हम, डिवाइड बाय r²। क्वेश्चन ने कहा था 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन है दोनों के बीच में, सो द डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। सो कितना हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² इंटू 10 × 10⁻²। अब जब आप फाइनली सॉल्व कर देंगे तो आपको म्यू की एक अच्छी खासी वैल्यू आ जाएगी। आप लोग जानते हो मैं पहले से सॉल्व करके बैठा हूँ। सो म्यू की जो आपको वैल्यू आएगी बिटवीन द टेबल एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये मैंने अलग आंसर लिख दिया, ये इसका आंसर नहीं है। आप सॉल्व कर सकते हैं, हम भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम होगा। सो अगर हम देखें तो ये 2 0 यहाँ पर खा जाएंगे, दिस विल बिकम 10⁻⁷ और ये 7 एक 7 को खा जाएगा यहाँ पर।
आप देख सकते हो ये 4 हो जाएगा, 10⁻², 10⁻², ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻3। तो 9 10⁻3 बचता है, ये 10⁻3, ये 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 9 बचता है। हाँ, तो म्यू की वैल्यू आपकी बच जाएगी 9 डिवाइड बाय ये 5 और 10 नीचे आ जाएंगे, 50, 5 × 10, तो विच इज़ 0.9 डिवाइड बाय 5। शायद मैं अपने वीडियो पे आ चुका हूँ। सो आगे जब आप इसको लिखेंगे तो हमको ये मिलता है 0.9 डिवाइड बाय 5, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 0 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 40, 5, 8, 8 5 ज़ा 40। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा आपकी है 0.18, है ना। आई होप ये वाली चीज़ आप समझे। सो दिस वॉज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से कनेक्ट करता है। तो बस लॉजिकली आपको चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करते जाना है। ओके, सो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि इसको कभी भी सॉल्व करने की जल्दी मत रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपके थिंकिंग को टेस्ट करेगा और आपके थिंकिंग को डेवलप करेगा चैप्टर के टुवर्ड्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन कहता है कि वी हैव 2 पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्जेस 8 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। ये 2 माइक्रोकूलम आपका नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम सिचुएशन को ड्रॉ करें तो लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। एक आपका 8 माइक्रोकूलम है और दूसरा आपका -2 माइक्रोकूलम है। सो दे आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। हेल्ड फिक्स्ड मतलब क्या हो गया कि जनरली क्या होगा, जैसे आप इन चार्जेस को छोड़ दोगे तो सिंस दे आर ऑपोजिट इन नेचर दे विल स्टार्ट टू कम टुगेदर, बट हेल्ड फिक्स्ड का मतलब ये हो गया कि हमने इनको पकड़ के रखा है। अब कैसे पकड़ के रखा है वो हमारी चिंता की बात नहीं है, इट्स जस्ट कि ये दोनों क्या बोलते हैं एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे होंगे, बट सम हाउ वी आर नॉट अलाउइंग देम टू मूव एनीवेयर। फाइन। अब दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो भी दे के रखा है कि वो सेपरेशन है आपका 20 सेंटीमीटर। सॉरी मैं लाइन स्ट्रेट नहीं ड्रॉ कर पाया। अब आगे क्या कहता है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस सो डैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब कहता है कि आपको एक थर्ड चार्ज रखना है, आपको कहाँ रखेंगे आप उस चीज़ को, ताकि उस पर दोनों की वजह से टोटल फोर्स ज़ीरो लगे। सो होता ये है कि हम यहाँ पर कहीं भी एक चार्ज रख सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर रख सकते हो, आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, बीच में रख सकते हो, नीचे रख सकते हो। सो बेसिकली एक जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका वो ज़ीरो हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब क्या हो गया, वही जो हम निकाल रहे थे F = KQ1Q2/R²। तो इन दोनों चार्जेस का असर उस पर होना नहीं चाहिए। सो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। आप इसको एज एन एक्सपेरिमेंट देखिए कि लेट्स एज्यूम कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि खाली चार्ज बॉडी के बारे में उसने बात किया है क्वेश्चन में, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की फिक्र नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव करके इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमने उस पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ रखा होता 8 माइक्रोकूलम के राइट साइड में फॉर एग्जाम्पल, तो होता क्या कि ये वाला जो चार्ज है ये इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाता, तो ये इसको दूर की तरफ अपने से फेंकता, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अपने पास बुलाता। तो ये दो फोर्सेस इस चार्ज पे लगती है अगर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पर होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है ना, तो ये जो फोर्स लगाने वाला है ये फोर्स कम होगी कंपेयर टू इस चार्ज के, ये वाला जो चार्ज है जो इसको लेफ्ट हैंड साइड में फेंकने वाला था। सिमिलरली इसके पास एक और एडवांटेज है, वो एडवांटेज है डिस्टेंस का। इसका डिस्टेंस भी तो कम है, तो जो R² वाला टर्म होगा वो इसके लिए छोटा होगा, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल F1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। एंड इसके पास डिस्टेंस का डिसएडवांटेज है क्योंकि 20 के साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाएगा। सो पहली चीज़ जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो है कि हम चार्ज को इस 8 माइक्रोकूलम के पास तो नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ये जो फोर्स लगाएगा वो ज़्यादा लगाएगा। तो हमें जो चार्ज रखना है वो उस नेगेटिव चार्ज के पास रखना है ताकि उसको उसके डिस्टेंस का एडवांटेज हम दिलवा सके। अब मैं ज़रा यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ। जो मैंने बात बोली है बहुत ध्यान से इसको आपको दोबारा समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगी। अब हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स से हम इसको कहीं बीच में रख देते हैं। लेट्स से हमने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर बीच में रख दिया जो -2 के करीब हो। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, लेट्स से दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला चार्ज इसको दूर की तरफ फोर्स लगाएगा F1, और ये वाला नेगेटिव चार्ज है ये वाला इसको अपने पास बुलाएगा F2। अब ये दोनों के दोनों नेट फोर्स कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ऑपोजिट नेचर के होते तब वो काम एटलीस्ट हो जाता। जब हमने यहाँ रखा था तब दोनों फोर्स ऑपोजिट नेचर की थी, तो देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो इस पर फोर्स ज़ीरो हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि F1 हमेशा ज़्यादा होगा F2 से,
डेट वॉज अ केस सिनेरियो। नाउ अगर आप थर्ड केस सिनेरियो देखेंगे, बिफोर डैट आई विल इरेज दिस। थर्ड केस सिनेरियो में हम इसको राइट साइड में रख के देखेंगे कि क्या होगा। सो दिस विल बी द स्टफ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम इसको राइट साइड में रखते हैं कहीं पर, तो अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इसको अपने पास बुलाएगा, F2 हम कह देते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अपने से दूर फेंकेगा, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। ये इसको F1 चार्ज दूर की तरफ फेंकेगा। अब होगा क्या कि ये जो F1 होगा इसकी वैल्यू कम होगी बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इसका चार्ज की वैल्यू तो बड़ी है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कंपेंसेट करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। सिमिलरली सिंस यहाँ पर इसके पास डिस्टेंस का एडवांटेज है लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड का डिसएडवांटेज है, सो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में चार्ज को आपके नेगेटिव चार्ज के पास रखना ज़्यादा किफ़ायती रहेगी। लेकिन ये सिचुएशन आपकी अलग अलग होती है। यहाँ पर आपका रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर समझने से काम चलेगा। क्योंकि हो सकता था कि अगर ये वाला -2 वाले की वैल्यू अगर बड़ी होती, लेट्स से इसकी वैल्यू -100 कूलम होती, तब मैं इसको क्या बोलते हैं कि 8 वाले के पास रखता। सो डेट वॉज द केस सिनारियो। सो अब हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। सो ये तो हमको पोजीशन तो मिल गई कि हम -2 माइक्रोकूलम के राइट हैंड साइड पे हम इसको रखने वाले हैं। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर ऊपर नीचे नहीं रखेंगे। ऊपर नीचे रखने से भी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, तो वहाँ पर कभी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। नेट फोर्स 0 होना है मतलब कि दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड आपकी सेम होनी चाहिए। सो नाउ वी नो समथिंग, सो लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस x। तो मतलब जो आपका F1 है वो आपके F2 के इक्वल होना चाहिए, सो डेट देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। सो F1 क्या हो जाएगा आपका, जब आप लिखेंगे F1 इज ड्यू टू 8 माइक्रोकूलम चार्ज, सो डेट इज K Q1 की जगह मैं लिख देता हूँ 8 माइक्रोकूलम, एंड Q2 आपका क्या बोलते हैं, ये जो आपका चार्ज है जिसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने कुछ कहा नहीं है हमसे, तो हम इसको Q लिख देते हैं, डिवाइड बाय R²। तो इसका R कितना हो जाएगा 20 + x, है ना। 8 माइक्रोकूलम का डिस्टेंस इस चार्ज Q से 20 + x। अब ये क्या होगा कि मीटर में होगा, तो यहाँ पर हम 10⁻⁻² लिख के होल स्क्वायर कर सकते हैं। सो डैट इज़ अ केस सिनेरियो। अब इसे डरना मत, ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। अब हम देखते हैं F2 का फोर्स कितना हो जाएगा। अगेन इट विल बी K Q1 Q2। तो इसका जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है। अगेन साइन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने एरो बता दिया है, एंड उसका जो चार्ज है वो Q है, डेट डिवाइड बाय इसका R²। अब इसके R में खाली हमारे पास x होगा, है ना। सो x को हम सेंटीमीटर एज्यूम करके इसको लिखते हैं -2 द होल स्क्वायर। जब आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप देखेंगे बहुत आसानी से यहाँ पर k कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा, है ना। और क्या कहते हैं 10⁻⁴ ये जो -4 बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा अगर आगे जाके। और जब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास, विल बी लेफ्ट विथ 8 डिवाइड बाय 20 + x, है ना, दिस इसका होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू आपका क्या कहते हैं कि दूसरा वाला विच वॉज 2 डिवाइड बाय x द होल स्क्वायर। फिर जब आप इसको क्वाड्रेटिक, आपको ये जो अच्छा खासा क्वाड्रेटिक आ गया है विच इज़ 8x² इज इक्वल टू 2 × 20। इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना होगा, 20 + x द होल स्क्वायर। जब आप इस पूरे सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो x है इसका आंसर आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आपको x का आंसर आएगा विच विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर। आई होप आप इस चीज़ को समझें अच्छे से। सो डेट वाज द केस सिनेरियो जो आपको ध्यान रखना था। तो यहाँ पर होगा क्या ओवरऑल कि हम ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको जो नेगेटिव चार्ज से 20 दूर रखेंगे। मतलब अभी भी तो 20 का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस 20 का होगा। तो मतलब सिनेरियो आपका ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, नेगेटिव चार्ज यहाँ था, एंड दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ था आपका। सो इन दोनों के बीच में भी 20 सेंटीमीटर है, और जब आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आपका 20 सेंटीमीटर आएगा। सो दैट इज़ द थिंग। तो अब देखिएगा क्योंकि इसका चार्ज की वैल्यू बहुत कम थी, यहाँ पर इसका R² में 20 आएगा एंड इसके R² में 40 आएगा, जो उस चीज़ को कंपनसेट करने में हेल्प करेगा। आई होप ये वाली चीज़ आप समझें अच्छे से, एंड आई होप मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से समझा सका हूँ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने मिलेगी बट द लॉजिक रिमेन्स सेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, वी कैन सी। अब ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर के है। अब हम स्क्वायर शेप देखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है वी हैव 4 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, ईच आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो आप एक स्क्वायर इमेजिन कर लीजिए जिसके चारों कोने पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं।
सो इस तरीके से, और हर एक का चार्ज सेम है विच इज़ 2 माइक्रोकूलम, और इसकी हर एक साइड है बेटा आपकी, साइड इसकी हमारी है 5 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट ऑफ 3। मतलब इसमें आपको किसी भी एक चार्ज को चूज़ कर लेना है और उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी वो आपको बतानी है। सो लेट्स से हम इस चार्ज को चूज़ कर लेते हैं, हम इसके ऊपर पता करेंगे कि इसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ ऑल 3। नाउ वी अज्यूम कि हमने इसको फिक्स कर रखा है। अच्छा, क्वेश्चन ने दिया भी है आपको, दे आर हेल्ड फिक्स्ड ओवर हेयर। तो अब होगा क्या, ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला चार्ज है, सिंस दे बोथ आर ऑफ सेम नेचर, ये इसको अपने से दूर फेंकेगा, नीचे वाला चार्ज इसको अपने से दूर फेंकेगा विच इज़ अपवर्ड्स, और ये जो डायगनली चार्ज है वो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगेन आपकी वेक्टर की नॉलेज काम आएगी यहाँ पर, F1 F2 एंड F3। जो बच्चे थोड़ा ज्योमेट्री अच्छे जानते हैं, F1 F2 की वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि ये चार्जेस दोनों के सेम है। तो F1 की जब आप वैल्यू निकालेंगे, फिलहाल हम न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि कैलकुलेशन में आपको सॉल्व करने में ईजी पड़ जाएगा। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी K, सभी की वैल्यू Q है ना, सभी चार्जेस की वैल्यू सेम थी 2 माइक्रोकूलम, तो हम सभी के चार्ज को Q बोल देते हैं। सो K, तो फर्स्ट चार्ज का इसके ऊपर कितना हो जाएगा, Q इंटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, उसको हम आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब ये जो हमने निकाला है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज जो आपका लेफ्ट साइड में है ऑन दिस चार्ज। फिर ये जो नीचे वाला चार्ज है वो कितना लगा रहा है, F2 लगा रहा है, डेट विल बी अगेन K क्यू डिवाइड बाय आपका क्या कहते हैं कि आर स्क्वायर। अब आपका आर भी यहाँ पर भी अगेन 5 था। अब F3 आपका कितना लगाएगा, हाउ मच फोर्स F3 विल बी एक्सर्टिंग, इट विल बी K। अब इसका भी Q था एंड इसका भी Q था, तो दोनों के चार्जेस तो सेम है Q इंटू क्यू, लेकिन R क्या होगा, अब यहाँ पर आपका जो R होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि आप स्क्वायर में आप जानते हो कि स्क्वायर की अगर साइड R है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने A लिखा था, लेट्स से मैं इसको R लिख देता हूँ, स्क्वायर ऑफ साइड R। तो अगर ये लेंथ आपकी R है फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो डायगनल होती है स्क्वायर की, सॉरी मैं इसको बना नहीं पाया, सो इसकी जो डायगनल होगी आपकी, जस्ट अ सेकेंड, डायगनल की लेंथ क्या होती है, √2 टाइम्स ऑफ आर। इसको आपको रिजल्ट आप स्कूल से जानते हैं। सो डायगनल ऑफ अ स्क्वायर का आंसर होता है √2 टाइम्स ऑफ द साइड। तो ये कहाँ से आएगा, तो बस इसके लिए आप एक पाइथागोरस ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं 90 डिग्री का। ये आर है, ये आर है, तो 90 डिग्री के हिसाब से ये वाला ट्रायंगल आपका √2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर जब आप आर पुट करेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ आर आपने पुट करना होगा, इसका होल स्क्वायर। तो आई होप आप इस सिचुएशन को समझ रहे हो। अब 3 वेक्टर्स है आपके पास, F1 F2 F3, 3 वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक है कि पहले आप 2 वेक्टर्स को सॉल्व करेंगे विच इज़ F1 F2, एंड उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको 3rd वेक्टर्स के साथ सॉल्व कर देंगे। तो F1 F2 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं FR रिजल्टेंट इट विल बी √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 और F2 दोनों सेम है, तो ये मैं यहाँ पर सेम वैल्यू लिखता हूँ। तो हमको कितनी आ जाएगी, इसकी आंसर आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ F1 स्क्वायर, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ F1 स्क्वायर एंड F1 बाहर आ जाएगा तो √2 टाइम्स ऑफ F1। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो आपका ये आया है। अब ये जो रिजल्टेंट है ये आपका F3 के साथ जाएगा। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपका जो F3 वेक्टर है बेटा, F3 वेक्टर यहाँ जा रहा है ना, और ये परफेक्टली 45 डिग्री से बना के जाता होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर में 90 डिग्री मिलेगा, तो इसका ये जो होगा 45 डिग्री यहाँ से बना के जाएगा। तो F3 45 डिग्री बना के जाएगा, और F2 और F1 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम थी, है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा जो F2 है वो भी हमारा 45 डिग्री से जाएगा। तो F2 और F3 मतलब F2 मतलब F रिजल्टेंट जो अभी भी हमारा F1 और F2 से बना हुआ है, ये वाला, ये और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में जाने वाले, तो इनका जो फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट फाइनल में लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू आपका जो फर्स्ट रिजल्टेंट आया है दोनों का प्लस जो आपका 3rd वाला वेक्टर था जो F3 था आपका, उसकी वैल्यू, है ना। सो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में वैल्यूज मत पुट करना, डायरेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो F रिजल्टेंट आपका कितना था, √2 टाइम्स ऑफ आपका F1 के इक्वल था प्लस F3। अब अगर आप F3 को भी थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ Q डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो व्हाट इज़ दिस, अगर मैं इसको थोड़ा इलेबरेट करके लिखूँ F3 को, कैन आई से इट इज़ नथिंग बट F1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि Q1 Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर का वैल्यू F1 ही था आपका,
जो हमारा यहाँ पर था आपका। सो और डिवाइड बाय 2 है तो मैंने 2 को वहाँ लिख दिया है। सो आई विल डायरेक्टली राइट F1 डिवाइड बाय 2। नाउ यू पुट द वैल्यूज़ एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर आपका पूरा काम बच जाएगा। तो कुछ और बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम मतलब कुछ और क्या, हम भी जब स्टूडेंट थे तो हम भी क्या करते थे, ये दोनों Q की वैल्यू पुट कर देते थे, R की वैल्यू पुट करते थे, पहले इसका आंसर निकालते थे, फिर इसका आंसर निकालते थे, फिर इसका निकालते थे। तो क्या हो जाता है, प्रोसीजर आपका बहुत 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 बड़ा हो जाता है। तो बेटर क्या होगा कि आप वहाँ पर पैटर्न पहचानिए एंड पैटर्न के हिसाब से आप करिए। फिर अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करते हैं कि एक F1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है एंड फिर वहाँ पर इसको डाल देना है। इसको कॉमन ले सकते हैं, √2 + 1/2 टाइम्स ऑफ F1। जब आप F1 की वैल्यू निकाल देंगे, F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, मैं यहाँ पर नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको। F1 वॉज इक्वल टू KQQ/R²। सो K इज़ 9 × 10⁻⁹। Q कितना था आपका, 2 माइक्रो कूलम चार्ज था आपका, है ना। तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय R²। R आपका 5 सेंटीमीटर था, तो 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। जब ये सारा जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका F रिजल्टेंट है जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, दिस वैल्यू, आप इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा एंड जब आप पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपको F रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा। यू विल गेट इट एज 27.5 न्यूटन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम क्या कहते हैं कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। आई होप ये सब आपको सॉल्व करना आता है। सो इट इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट। जो नीचे का अगर कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है, सो आई विल जस्ट टेल यू इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम। आई थिंक आई शुड सॉल्व दिस फॉर देम। सो वेयर शुड आई सॉल्व इट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल इरेज इट। बाकी जिन बच्चों को आता है वो लोग भी करिएगा, आप क्या बोलते हैं, स्किप मत करिएगा। आप थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर पे, कैलकुलेशन पे। लेकिन नीट, मेंस और सीईटी में आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जो इजी रहेगा, है ना। अभी जानबूझ के मैं डिटेल क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको टेस्ट करता है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में आपको ईजी रहेगा। सो अगर हम इसकी वैल्यू देख ले तो F1 की जो हमारी वैल्यू आएगी, इट विल बी इक्वल टू, अब 2 × 4 हो जाएगा, 9 × 4 इंटू, अब ये 10⁻⁻12 और 9 है आपका, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। सो ये आपका हो गया, दिस वॉज वन थिंग। एंड 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁻4। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये 36 डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻1 आपका हो जाएगा। 360 डिवाइड बाय 25 आप सॉल्व कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, देन दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट। आई होप यू गेट दिस। आपको एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता आजकल, मेंस नीट में नहीं आता, बट यू शुड नो द बेसिक्स, हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व, दैट मच प्रैक्टिस शुड बी देयर। आप डायरेक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल लेवल के क्वेश्चन करके नहीं एग्जाम कर पाएंगे। सो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन एक फ़नी सा हमारा क्वेश्चन है। सो मैंने सोचा इसको कराते हैं। सो ये हमारे एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड। तो 2 इक्वल चार्जेस है 1 कूलम के, इनको हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा है, कुछ डिस्टेंस है, लेट्स इसको हम R कह देते हैं। क्वेश्चन यही R आपको फाइंड आउट करने कहता है। सो कहता है एट व्हाट सेपरेशन दे शुड बी प्लेस सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ 50 kg पर्सन। तो क्या होगा, ये वाला फर्स्ट कूलम इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, राइट वाला कूलम 1 कूलम इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी विच इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R²। यही दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ 50 kg पर्सन। 50 kg पर्सन का वेट कितना होगा, 50 टाइम्स ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको सॉल्व कर देना है इसको, R के लिए आपको सॉल्व करना है। सो इट विल बी इक्वल टू, मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, R को ऊपर भेज दूंगा और 50G को नीचे लेके आ जाऊँगा। 9 × 10⁻9, 1 कूलम चार्ज है, डिवाइड बाय 50 टाइम्स ऑफ G की वैल्यू 10 कर देंगे, इज इक्वल टू R²। जस्ट अ सेकेंड, दैट एंटायर स्टफ विल बी इक्वल टू हमारी R²। जब आप R के लिए इसको सॉल्व कर देंगे तो आई होप यू गेट दिस। सो दिस विल बी हाउ मच, जस्ट अ सेकेंड, 9 × 10⁻50G, हाँ करेक्ट। सो वी कैन रिमूव द ज़ीरोस, एक ज़ीरो यहाँ तो चल जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। सो आपके पास क्या बचेगा, R² इज इक्वल टू 9 × 10⁸ डिवाइड बाय 50, है ना। ये आपका
5 का एक ज़ीरो नीचे था हमारे पास। अब हम इसका रूट ले सकते हैं। जब आप इसका रूट ले लेंगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, यू विल गेट इट एज 3 × 10⁴ डिवाइड बाय √/50। √50 को आप 25 × 2 लिख सकते हैं, विच विल बी 5√2, है ना। सो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा आर के लिए, अच्छा ये मैंने रूट लेके बताया आपको, हाँ ध्यान रखना मैंने यहाँ पर रूट ले लिया है। सो आपको आर की जो वैल्यू है जो यहाँ पर हम एक्स करके लिखे हैं, दैट इज़ 4.3 10⁻³ मीटर। ऐसा यूनिट्स में आपको आंसर आ जाएगा। सो आप बोलोगे सर मैं ये कहाँ से लेके आऊँ, तो 4.3 आप वैसे लेके आ सकते हो यहाँ पर बहुत ईजीली। आप 5 को यहाँ पर 9 से डिवाइड कर सकते थे बेसिकली। सो दिस वॉज वन स्टफ जो आपको देखना था। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो बेसिक्स के लिए आपको अच्छा था। आई होप ये समझाए आपको। एग्जाम आपको अगेन रिमेंबर ध्यान रखिएगा, आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स ही देता है जिसके आंसर डायरेक्ट आ जाएगी। सो दिस वाज आवर कूलम्स लॉ, दिस वाज हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्स लॉ। अगला लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होगा, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सेम पैटर्न से है जिस पैटर्न से हमने इसको सॉल्व किया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।